धारा 140 भत्ते में परिवर्तन। यह धारा उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें धारा 144 के तहत दिए गए भरण पोषण, मेंटेनेंस या अंतरिम भरण पोषण के आदेशों में बदलाव, परिवर्तन किया जा सकता है या उन्हें रद्द किया जा सकता है। 1. यदि किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में बदलाव का प्रमाण मिलता है जो धारा 144 के तहत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण का मासिक भत्ता प्राप्त कर रहा है, या जिसे उसी धारा के तहत अपनी पत्नी, बच्चे, पिता या माता को मासिक भत्ता या अंतरिम भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह उचित समझे। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में बदलाव साबित हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति भरण पोषण का भत्ता ले रहा हो या भत्ता दे रहा हो अपनी पत्नी, बच्चे, माता या पिता को, तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण के भत्ते की राशि में अपनी इच्छानुसार बदलाव कर सकता है। उदाहरण, अगर भत्ता पाने वाले की आय बढ़ गई है या देने वाले की आय घट गई है तो मजिस्ट्रेट भत्ते की राशि घटा या बढ़ा सकता है। एंड जैसा आर सिविल न्यायालय के निर्णय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सिविल कोर्ट्स डिसीजन, तो जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय सिविल कोर्ट के किसी निर्णय के परिणाम स्वरूप धारा 144 के तहत दिया गया कोई आदेश रद्द किया जाना चाहिए या उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, तो वह उस आदेश को रद्द कर देगा या जैसा भी मामला हो तदनुसार उसमें बदलाव कर देगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट को किसी सिविल कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि धारा 144 के तहत दिया गया भरण पोषण का आदेश रद्द किया जाना चाहिए या उसमें बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि सिविल कोर्ट ने इस संबंध में कोई फैसला दिया है, तो मजिस्ट्रेट उस आदेश को रद्द कर देगा या उसमें सिविल कोर्ट के फैसले के अनुसार बदलाव कर देगा। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक प्रक्रिया मजिस्ट्रेट कोर्ट के तहत दिया गया आदेश सिविल कोर्ट, जो संपत्ति और रिश्ते जैसे मामलों में अंतिम अधिकार रखता है, के बाद के फैसले का सम्मान करे। तलाकशुदा महिला के पक्ष में आदेश का रद्द होना, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर इन फेवर ऑफ डिवोर्स्ड वुमन। 3. जहां धारा 140 के तहत किसी ऐसी महिला के पक्ष में कोई आदेश दिया गया है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है या जिसने अपने पति से तलाक प्राप्त कर लिया है, तो मजिस्ट्रेट यदि वह संतुष्ट है कि, सरल शब्दों में, अगर किसी तलाकशुदा महिला के पक्ष में धारा 144 के तहत भरण पोषण का आदेश दिया गया है और मजिस्ट्रेट को इन बातों का संतोषजनक प्रमाण मिल जाता है। महिला ने ऐसे तलाक की तारीख के बाद पुनर्विवाह कर लिया है तो ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। अगर महिला ने तलाक के बाद दोबारा शादी कर ली है तो मजिस्ट्रेट उस भरण पोषण आदेश को उसकी शादी की तारीख से रद्द कर देगा। महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है और उसे उक्त आदेश की तारीख से पहले या बाद में वह पूरी राशि प्राप्त हो गई है जो पक्षों पर लागू किसी भी प्रथागत या व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसे तलाक पर देय थी, तो ऐसे आदेश को रद्द कर देगा। अगर पति ने महिला को तलाक दे दिया है और महिला को वह पूरी रकम मिल चुकी है जो तलाक के समय किसी भी धार्मिक या व्यक्तिगत कानून जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेहर की रकम के तहत देय थी, चाहे वह रकम भरण पोषण आदेश से पहले मिली हो या बाद में, तो मजिस्ट्रेट उस आदेश को रद्द कर देगा। उस मामले में जहां ऐसी राशि ऐसे आदेश से पहले भुगतान की गई थी उस तारीख से जिस पर ऐसा आदेश दिया गया था। अगर वह रकम भरण पोषण आदेश से पहले ही मिल गई थी तो भरण पोषण आदेश जिस तारीख को दिया गया था उसी तारीख से रद्द माना जाएगा। किसी भी अन्य मामले में उस अवधि की समाप्ति की तारीख से यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा महिला को वास्तव में भरण पोषण का भुगतान किया गया है, अन्य मामलों में जिस तारीख तक पति ने वास्तव में भत्ता दिया है उस अवधि की समाप्ति की तारीख से आदेश रद्द माना जाएगा। महिला ने अपने पति से तलाक प्राप्त कर लिया है और उसने अपने तलाक के बाद भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के अपने अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ दिया था, तो उस आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा।
अगर महिला ने खुद तलाक लिया है और तलाक के बाद उसने स्वेच्छा से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के अपने अधिकारों को छोड़ दिया है, तो मजिस्ट्रेट उस आदेश को उसी तारीख से रद्द कर देगा जिस दिन उसने अधिकार छोड़े थे। सिविल कोर्ट द्वारा भरण पोषण की डिक्री, सिविल कोर्ट डिक्री फॉर मेंटेनेंस। चौर, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भरण पोषण या दहेज की वसूली के लिए कोई डिक्री बनाते समय जिसे धारा 144 के तहत भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए मासिक भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया गया है, सिविल न्यायालय उस राशि को ध्यान में रखेगा जो उक्त आदेश के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति को मासिक भत्ते के रूप में भुगतान की गई है या उसके द्वारा वसूल की गई है। सरल शब्दों में, जब कोई सिविल कोर्ट किसी व्यक्ति के लिए भरण पोषण या दहेज की वसूली का आदेश डिक्री जारी करता है, और उस व्यक्ति को पहले से ही धारा 140 के तहत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण का मासिक भत्ता मिल रहा था या मिल चुका है, तो सिविल कोर्ट अपनी डिक्री बनाते समय उस रकम को ध्यान में रखेगा जो पहले ही मासिक भत्ते के रूप में भुगतान की जा चुकी है या वसूल की जा चुकी है। महत्व, यह दोहरी वसूली डबल रिकवरी को रोकता है, यानी एक ही मद के लिए व्यक्ति को दो अलग अलग अदालतों से दो बार पैसे न मिले। संक्षेप में, धारा 146 भरण पोषण आदेशों में संशोधन और रद्द करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आदेश बदलती परिस्थितियों, सिविल न्यायालय के निर्णयों और तलाकशुदा महिला के विशिष्ट कानूनी और व्यक्तिगत स्थिति के अनुरूप हों। यह न्याय और इक्विटी के सिद्धांतों को बनाए रखने में मदद करती है, खासकर जब वित्तीय दायित्वों की बात आती है। धारा 147 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। यह धारा बताती है कि धारा 144 के तहत दिए गए भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चों के आदेश को कैसे लागू प्रवर्तित किया जाएगा। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चों के आदेश की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति को मुफ्त में दी जाएगी जिसके पक्ष में यह बनाया गया है, या उसके अभिभावक को यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को जिसे भरण पोषण का भत्ता या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चों का भत्ता, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाना है। और ऐसे आदेश को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह बनाया गया है हो सकता है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा पार्टियों की पहचान और भत्ते या जैसा भी मामला हो, देय खर्चों के भुगतान न होने के बारे में संतुष्ट होने पर। सरल शब्दों में, आदेश की प्रति, कॉपी ऑफ ऑर्डर, भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण या कार्यवाही के खर्चों के आदेश की एक कॉपी मुफ्त में दी जाएगी। यह कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पक्ष में आदेश दिया गया है, या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को या उस व्यक्ति को जिसे भत्ता सीधे भुगतान किया जाना है। आदेश का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। यह भरण पोषण का आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी जगह पर लागू, एनफोर्स किया जा सकता है। यह वहां लागू होगा जहां वह व्यक्ति मौजूद है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है, यानी बकाया भुगतान न करने वाला व्यक्ति कहीं भी पाया जाए, वहां के मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई हो सकती है। शर्त यह है कि मजिस्ट्रेट को इन बातों से संतुष्टि हो जानी चाहिए। 8. पक्षों की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, कि जो व्यक्ति भुगतान मांग रहा है और जिससे मांगा जा रहा है वे वही लोग हैं जिनके बारे में आदेश दिया गया था। 2. भत्ते या खर्चों का भुगतान न होना, नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस और एक्सपेंसेस, कि भरण पोषण भत्ता या कार्यवाही के खर्चों का भुगतान वास्तव में नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब है? यह धारा सुनिश्चित करती है कि भरण पोषण का आदेश केवल कागज पर न रहे बल्कि उसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। मुफ्त कॉपी यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी को अपने कानूनी अधिकार का दस्तावेज आसानी से मिल जाए। किसी भी स्थान पर प्रवर्तन की शक्ति, एनफोर्सेबिलिटी एनीवेयर, यह सुनिश्चित करती है कि आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर भी भुगतान करने से बचने वाला व्यक्ति बच न पाए।
संक्षेप में, धारा 147 भरण पोषण के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर और बिना बाधा के वित्तीय सहायता प्राप्त हो। यह न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाती है और बकाया भरण पोषण की वसूली में मदद करती है, चाहे भुगतान करने वाला व्यक्ति कहीं भी हो। धारा 148 नागरिक बल के उपयोग से जमाव को तितर-बितर करना। यह धारा उस शक्ति का वर्णन करती है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को गैरकानूनी जमावड़ों या सार्वजनिक शांति भंग करने वाले जमावड़ों को नागरिक बल यानी पुलिस बल का उपयोग करके तितर-बितर करने के लिए दी गई है। एक, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, किसी भी गैरकानूनी जमावड़े, अनलॉफुल असेंबली को या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाले 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी भी जमावड़े को तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है, और तत्पश्चात ऐसे जमावड़े के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं। सरल शब्दों में, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम, एडीएम, या थाने का इंचार्ज अधिकारी, या अगर थाने का इंचार्ज नहीं है तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर एसआई से नीचे का ना हो, इनमें से कोई भी अधिकारी किसी भी गैरकानूनी जमावड़े यानी कानून के खिलाफ इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ को, या कम से कम 5 या उससे ज्यादा लोगों के ऐसे जमावड़े को जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का डर हो, उन्हें तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है। और जब ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस भीड़ में शामिल लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे तुरंत बिखर जाएं। बल का प्रयोग और सहायता, यूज ऑफ फोर्स एंड असिस्टेंस। तो यदि ऐसा आदेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमावड़ा तितर-बितर नहीं होता है, या यदि ऐसा आदेश दिए बिना भी वह इस तरह से आचरण करता है जिससे तितर-बितर न होने का दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, तो उपधारा 1 में संदर्भित कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसे जमावड़े को बलपूर्वक तितर-बितर करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और ऐसे जमावड़े को तितर-बितर करने के उद्देश्य से और यदि आवश्यक हो इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और सीमित करने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य न हो और ऐसी क्षमता में कार्य न कर रहा हो ताकि ऐसे जमावड़े को तितर-बितर किया जा सके या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। सरल शब्दों में, अगर आदेश देने के बाद भी भीड़ तितर-बितर नहीं होती है, या अगर आदेश दिए बिना ही भीड़ का व्यवहार ऐसा है जिससे लगता है कि वे बिखरना नहीं चाहते, तो ऊपर उपधारा 1 में बताए गए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस भीड़ को बलपूर्वक तितर-बितर कर सकते हैं, यानी लाठी चार्ज, पानी की बौछार आदि का उपयोग कर सकते हैं। वे इस काम के लिए किसी भी आम नागरिक की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना का सदस्य या अधिकारी नहीं होना चाहिए और उस रूप में काम नहीं कर रहा होना चाहिए। बल का उपयोग करने का उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना और यदि आवश्यक हो तो भीड़ में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेना ताकि भीड़ को बिखेरा जा सके या उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जा सके। संक्षेप में, धारा 148 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अधिकारियों को गैरकानूनी या शांति भंग करने वाले जमावड़ों को पहले आदेश देकर और फिर आवश्यकता पड़ने पर नागरिक बल का उपयोग करके नियंत्रित करने का अधिकार देती है, ताकि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पुलिस और मजिस्ट्रेटों को स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। धारा 139 जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग।
यह धारा उन असाधारण परिस्थितियों का वर्णन करती है जहां सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक बल पुलिस से भी नियंत्रित न हो पाने वाले जमावड़े को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस जैसे सेना का उपयोग किया जा सकता है। एक, यदि धारा 148 की उपधारा 1 में संदर्भित कोई भी जमावड़ा अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इसे तितर-बितर किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत ऑथोराइज्ड कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उपस्थित है, उसे सशस्त्र बलों द्वारा तितर-बितर करवा सकता है। सरल शब्दों में, अगर धारा 148 में बताए गए किसी भी जमावड़े को, यानी गैरकानूनी जमावड़ा या सार्वजनिक शांति भंग करने वाला, अन्य तरीकों से पुलिस बल द्वारा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है, और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उसे तितर-बितर करना बहुत जरूरी है। तो जिला मजिस्ट्रेट जो जिले का सर्वोच्च कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो मौके पर मौजूद है, वह उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों जैसे सेना का उपयोग करवा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा सशस्त्र बल अधिकारी को निर्देश, मैजिस्ट्रेट्स डायरेक्शन टू आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर। 2, ऐसा मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों से संबंधित व्यक्तियों के किसी भी समूह के प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इन कमांड से जमावड़े को अपने अधीन सशस्त्र बलों की मदद से तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और सीमित करने की अपेक्षा कर सकता है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट निर्देश दे, या जिन्हें जमावड़े को तितर-बितर करने या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार करना और सीमित करना आवश्यक हो। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों के किसी भी समूह के कमांडिंग अधिकारी से कह सकता है कि वह अपने अधीन सशस्त्र बलों की मदद से भीड़ को तितर-बितर करे और उन लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले जिन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने का निर्देश देता है, या उन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्हें भीड़ को तितर-बितर करने के लिए या उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी है। चॉप द पोर्नेंडिबू। सशस्त्र बल अधिकारी का कर्तव्य और बल का न्यूनतम उपयोग, ड्यूटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर एंड मिनिमम फोर्स। 3, सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसे अनुरोध का ऐसे तरीके से पालन करेगा जैसा वह उचित समझे, लेकिन ऐसा करते समय वह उतना ही कम बल का उपयोग करेगा और व्यक्ति और संपत्ति को उतना ही कम नुकसान पहुंचाएगा जितना जमावड़े को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के अनुरूप हो। सरल शब्दों में, सशस्त्र बलों का हर वह अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, वह उस आदेश का पालन करेगा। वह आदेश का पालन अपनी समझ और सैन्य प्रक्रियाओं के अनुसार करेगा। लेकिन ऐसा करते समय उसे कम से कम बल का उपयोग करना होगा। और लोगों और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाना होगा। बल का उपयोग केवल उतना ही हो जितना भीड़ को तितर-बितर करने और जरूरी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हो, यानी अनावश्यक हिंसा या क्षति से बचना है। संक्षेप में, धारा 139 एक अत्यंत गंभीर स्थिति से निपटने का प्रावधान है जब नागरिक प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की सहायता मांगता है। यह जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि सशस्त्र बलों को आदेश का पालन करते समय भी बल का न्यूनतम उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक नुकसान से बचना चाहिए, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतिम उपाय के तौर पर सशस्त्र बलों की भूमिका को परिभाषित करती है। धारा 150 कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की जमाव को तितर-बितर करने की शक्ति। यह धारा सशस्त्र बलों के अधिकारियों को एक असाधारण और आपातकालीन शक्ति देती है जब सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा हो और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क संभव न हो। जब किसी ऐसे जमावड़े असेंबली से सार्वजनिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में हो और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता हो,
तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी, कमीशन्ड और गजेटेड ऑफिसर अपने अधीन सशस्त्र बलों की मदद से ऐसे जमावड़े को तितर बितर कर सकता है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और सीमित कर सकता है ताकि ऐसे जमावड़े को तितर बितर किया जा सके या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। लेकिन यदि जब वह इस धारा के तहत कार्य कर रहा हो उसके लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना व्यावहारिक हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तत्पश्चात मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा कि क्या उसे ऐसी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए या नहीं। सरल शब्दों में ओ स्थिति जब किसी भीड़ से सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट और तुरंत खतरा हो। ओ और किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डीएम, एसडीएम, एडीएम से संपर्क नहीं किया जा सकता हो, जैसे संचार बाधित हो या मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो। ओ अधिकार तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी यानी एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी। ओ वह अपने अधीन मौजूद सैन्य बलों की मदद से उस भीड़ को तितर बितर कर सकता है। ओ और भीड़ में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले सकता है ताकि भीड़ को हटाया जा सके या उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके। ओ शर्त मजिस्ट्रेट से संपर्क होने पर, लेकिन अगर सैन्य अधिकारी यह कार्रवाई कर रहा हो और उसी दौरान उसके लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव हो जाता है तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा और उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना होगा कि क्या उसे अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। संक्षेप में धारा 150 एक अंतिम उपाय का प्रावधान है जो सैन्य अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों में जब नागरिक प्रशासन तुरंत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार देती है। यह आपात स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की भूमिका को मान्यता देती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि जैसे ही नागरिक प्राधिकरण से संपर्क स्थापित होता है, सैन्य अधिकारी को उनके निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे नागरिक नियंत्रण का सिद्धांत बना रहे।